नमस्कार दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स और 10th क्लास के मैथ्स में हम आज प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी कोई भी संख्या दी जाएगी उस संख्या को एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि अभाज्य संख्या हमने अध्याय 1.1 में भी पढ़ी थी और दोबारा उन्हीं संख्याओं को, अभाज्य संख्या को एक बार रिवाइज करते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाता हो या फिर स्वयं का भाग जाता हो। तो ऐसी संख्या है जिसमें या तो एक का भाग जाता हो या स्वयं का भाग जाता हो, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे दो में या तो केवल एक का भाग जाएगा या स्वयं दो का जाएगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से कितनी संख्या हो जाएगी? अनंत संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 क्या है? सबसे छोटी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और सम अभाज्य संख्या भी एकमात्र 2 ही है। तो अभाज्य संख्याओं में पूछा जाए कि एकमात्र सम संख्या कौन सी है, तो एकमात्र सम संख्या भी 2 ही है। ये अभाज्य संख्या तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या, जैसे मान लेते हैं 45 है, 45 है। अब इस 45 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखो, तो हम 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5। इस 9 को भी क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 गुणा 5। तो देखो 3 क्या है? अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमने 45 को क्या लिख दिया है? इस अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख दिया और इस प्रक्रिया को बोलते हैं गुणनखंड। 3 इंटू, जैसे यहाँ पे लिखा 9 इंटू 5, 9 गुणा 5 लिखा है, तो ये क्या हो गया? एक फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। और इस गुणनखंड को विधि में हमने, गुणनखंड विधि से हमने 45 को प्रदर्शित कर दिया है। अब हम यहाँ पे ज्ञात क्या क्या करेंगे? तो हम ज्ञात यहाँ पे करने वाले हैं, एक तो ज्ञात करने वाले हैं HCF। HCF को बोलते हैं मसप। अब मसफ की वैल्यू आपको समझ में, डेफिनेशन आती होगी कि मसफ होता क्या है। और दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं LCM। LCM को बोलते हैं लशप। मसफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, हम समझते हैं कि LCM और HCF होता क्या है। LCM और HCF को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे HCF। HCF यानी मसफ, और इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्ती।
महत्तम सम ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम का मतलब हो गया कि यदि वह संख्या ज्ञात करो जिसका वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरी पूरी बार भाग जाता हो, उसको बोलते हैं महत्तम। फॉर एग्जाम्पल, एक इसकी परिभाषा, महत्तम की परिभाषा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार भाग चला जाता हो, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? महत्तम। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरी पूरी बार भाग चला जाता है, उसको बोलते हैं महत्तम। जैसे मैंने याद कर लिया है, जैसे संख्या ले लेता हूँ, एक है 45 और एक है 81। ये दो संख्याएं हैं। अब इन दो संख्याओं का निकालना है HCF। तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 45 में भी जाता हो और 81 में भी जाता हो। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सर 3 का भाग 45 में भी जा रहा है, 81 में जा रहा है, तो 3 होगी क्या? तो 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 से बड़ी भी संख्या कोई ऐसी होगी जिसका हमें 45 में पूरी पूरी भाग जा रहा होगा और 81 में भी जा रहा होगा। यदि 3 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं मिलती है तो फिर 3 ही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 45 के फैक्टर बना लेंगे। पहले जो गुणनखंड करते थे उसी विधि से हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। 45 के तो 5 का जाएगा भाग। जब लास्ट की डिजिट, लास्ट का अंक, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। तो यहाँ से कितनी बार गया? 9 बार। अब इसमें चला जाएगा 3 का भाग। तो ये होगी गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड निकाल लेते हैं हम 81 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार बच जाएंगे? 27। फिर 3 बार चला जाएगा, 9 बच जाएंगे। फिर 3 बार चला जाएगा, 1 3 बच जाएगा। फिर 3 बार चला जाएगा, 3 बच गया। तो यहाँ पे 45 को किस तरह लिखा जा सकता है? 45 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 3 इंटू 3। और 81 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF के लिए हम क्या करते हैं? जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी वो ले लिया जाएगा। देखो 5 इसके पास भी है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे। 1 3 इसके पास है और 1 3 यहाँ है, तो 1 3 कॉमन आ गया, 1 3 ले लिया। दूसरा 3 इसके पास भी है, दूसरा 3 इसके पास भी है, तो एक और 3 ले लिया। लेकिन तीसरी कोई संख्या नहीं है इसके पास, तो हम वही चीज़ लेंगे जो दोनों के पास कॉमन होगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9। तो 9 इसका क्या हो जाएगा? HCF महत्तम हो जाएगा। तो HCF इस विधि से हम ज्ञात कर लेंगे। और ये विधि होगी गुणनखंड विधि। जो हमने यहाँ पे 45 को लिखा है, 45 को किस रूप में लिखा है? 5 इंटू 3 इंटू 3। ये विधि कौन सी होगी? ये होगी गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड विधि होगी। इसी तरह हमने 81 को इस रूप में लिखा है, ये भी क्या होगी? एक गुणनखंड विधि होगी। अब 45 को आगे हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाएगा। अब समझते हैं हम लसअ। लसअ कैसे निकालेंगे या लसअ ज्ञात करने की क्या विधि रहेगी? इसको बोलते हैं LCM। LCM की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन
लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इसी को बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें, यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जो हमें संख्या दी जाएगी उसका पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए। मसफा में ज्ञात करते हैं हम, वह संख्या ज्ञात करते हैं जिसका दी गई संख्या में हम भाग लगाते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें उल्टा यह है कि हमें वो संख्या ढूंढनी है जो संख्या अपन को दी जा रही है, उस संख्या का भाग जो हम संख्या ज्ञात करेंगे उसमें पूरी पूरी बार जाना चाहिए। जैसे हम बात कर ले 12 और 8 की, ये दो संख्या दे रखी है और हमें इनका निकालना है LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही गुणनखंड विधि से 2 का 6 बार, फिर 2 का 3 बार, 3, 1 बच गया। इस तरह 8 को क्या लिख देंगे हम, 2 4, फिर 2 बार, 2 बच गया और 1 बच गया। तो यहाँ से हम 12 को क्या लिख दिया, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 8 को क्या लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब LCM के लिए हम क्या करेंगे कि LCM में जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे। देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 1 2 आ जाएगा। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, ये भी आ जाएगा। ये तो हम SCF में भी करते थे, मसफ में भी करते थे, लेकिन इसमें अलग क्या करना है कि इसके पास 3 अलग है लेकिन इसके पास नहीं है, तो जो चीज़ अलग है वो भी ले लेंगे। 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये चीज़ भी ले लेंगे। यानी कॉमन कॉमन तो ले ही लेंगे लेकिन जो अलग अलग बच रहे हैं उनको भी ले लेंगे। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। इसका जो LCM है वो आ जाएगा 36। अब 36 ऐसी संख्या मिल गई है, 36 में 12 का भी भाग चला जाएगा, 36 में 12 का भी भाग चला जाएगा और 8 का भी भाग चला जाएगा, और ये 36 सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि इसके अलावा बड़ी संख्या तो बहुत सारी हो सकती है, 72 हो सकता है, 144 हो सकता है, जिनमें 12 और 8 का पूरी पूरी बार भाग जाएगा, लेकिन सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी है, वो 36 है। इसीलिए यहाँ पे लिस्ट लगा है, इसीलिए यहाँ पे लघुत्तम लगा है, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 12 और 8 का पूरी पूरी बार भाग जाता हो। और जो जो हमने 12 को लिखा है ये है गुणनखंड विधि से 12 का प्रदर्शित करना और 8 को प्रदर्शित करना। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम आगे के क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मसफ़ा और लसफ़ा हमको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। जब मसफ़ा और लसफ़ा समझ में आ गया तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संख्याओं 6 और 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। संख्या अपन को दे रखी है 6, मार्कर चेंज कर लेते हैं पहले। एक संख्या 6 है, तो 6 को किस तरह से लिख सकते हैं, इसको सोल्व किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यहाँ से इसका भाग में 2 जाएगा, बच जाएगा 3, 3 को एक बार चला जाएगा, और 20 को किस तरह से लिख अभाज्य गुणनखंड बनाओगे तो 2 बार, बचा 10, फिर 2 बार, फिर बचे 5, 5 से कितनी बार चला गया, एक बार। तो यहाँ से
6 को किस तरह से लिखा जा सकता है? 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3। और 20 को किस तरह से लिखा जा सकता है? 20 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इनको अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखने पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 को तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, तो 6 को क्या लिख दिया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। लेकिन 20 है, यहाँ 20 में क्या लिख देंगे इसको? 2 की पावर 2 गुणा 5। तो 2 और 5 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं कि 2 5 ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अपन को निकालना है इसका HCF निकालना है। तो HCF में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है वही लेते हैं। तो दोनों में एक तो 2 कॉमन है, 2 ही कॉमन है। जो दोनों में कॉमन होता है, देखो यहाँ पे 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास। अब हमें को निकालना है LCM। LCM में क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वो तो लेते ही हैं। ऊपर वाले के पास 3 है, नीचे वाले के पास नहीं है। नीचे वाले के पास 1 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन ऊपर वाले के पास नहीं है। और नीचे वाले के पास 5 है, ऊपर वाले के पास नहीं है। तो सारी की सारी संख्या आ जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ से 60 क्या आ जाएगा? इसका LCM आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले हमने इसमें किया क्या है कि हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर लिया। अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखने के बाद में हमने इसका क्या कर दिया? HCF और LCM निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम 2 कंसेप्ट समझने वाले हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से हम 2 कंसेप्ट समझेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन 96 को 96 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग जाने की कंडीशन क्या है? यदि पीछे किसी भी संख्या में अंतिम संख्या, अंतिम डिजिट, अंतिम अंक यदि सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा ही जाएगा। तो 9 में कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। और बच गया 1, तो ये हो गया 16। 16 में चला जाएगा 8 बार। उतार लेते हैं 2 का वापस भाग चला जाएगा। 4 में 2 का भाग चला जाएगा 2 बार और 8 में चला जाएगा 4 बार। फिर 2 में 2 का 1 बार और 2 में 2 का, फिर 2 में तो चला जाएगा 6 बार। फिर 2 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। ये 3 है। इसी तरह 404 को 404 देखो अंतिम अंक क्या है? 4 है, इसलिए 2 का भाग पूरी बार जाएगा। 2 और 202 आ गया। फिर अंतिम अंक क्या है? सम संख्या है, इसलिए 2 का भाग पूरी बार जाएगा। 101 है। अब देखो यहाँ से किसका भाग चला जा सकता है? 3 के भाग देने की कंडीशन क्या है? यदि अंकों का योग सम हो, अंकों का योग 3 के भाग देने की कंडीशन है, शर्त है सारे अंकों का जोड़ कर लीजिए। यदि उसमें पूरी भाग जाता है तो 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का भी नहीं जाएगा। तो 101 में किसका जाएगा भाई? 101 का ही जाएगा। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं?
देखो यहाँ से अब 96 को किस रूप में लिख सकते हैं? 96 को लिख सकते हैं, दो कितनी बार आया है? 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 बार तो 2 आया है, ये 5 बार 2 आ गया और लास्ट में 3 आ गया। इसी को क्या लिख सकते हैं? इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की घात 5 बार आया है और गुणा 3। 404 को किस रूप में लिख सकते हैं? 404 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101 और इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 101। तो ये छिन्नम है और 404 को हमने किस रूप में लिख दिया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में दोनों को प्रदर्शित कर दिया है। अब हमको निकालना क्या है? HCF। HCF में क्या करते हैं? वही संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ से 2 इंटू 2 2 बार है और 2 इंटू 2 2 बार यहाँ भी है, तो यहाँ से 2 बार आ जाएंगे, 2 इंटू 2। ऊपर के ये 2 जितनी बार आ रहे हैं लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ पे 101 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा इसका 4। और LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे? जो दोनों में है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो इनके पास अलग अलग है वो फैक्टर भी हम ले लेंगे, वो गुणनखंड भी ले लेंगे। तो 2 गुणा 2 तो दोनों के पास है, इसके अलावा ऊपर वाले के पास कितने 2 बच रहे हैं? 3 बार 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 1 2 3 और 1 बार 3 बच रहा है और यहाँ से ये भी 2 है और ये 3 है। नीचे वाले के पास 101 बच रहा है, तो ये 101 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका LCM। अब इसको आप गुणा करके लिख सकते हो। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 0 3 हो जाएगा। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस मल्टीप्लाई को आप रफ में कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 0, ये रफ का काम है, आप इसको रफ में रहने देना। 3 दूनी 6 और 6, फिर यहाँ से कट लग जाएगा, 9 0 और 9, तो कितना बच गया? इसको जोड़ के लिख दीजिए 6 9 6 9। तो ये इसका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये इस क्वेश्चन को करने की एक विधि है। इसको क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से भी करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को करने की दूसरी मेथड देखिए। आपको एक कंसेप्ट समझना होगा इसके लिए। देखो दोस्तों, जब भी कोई संख्या होती है एक, मैं उसको दे देता हूँ नंबर n1 और दूसरी संख्या मान लेते हैं n2। तो दोनों संख्याओं का यदि हम LCM और इनका निकालना है, हमको क्या निकालना है? LCM व HCF। तो इसमें एक सूत्र होता है, वो सूत्र आप नोट कर लीजिए। वो सूत्र ये है कि n1 का मल्टीप्लाई इंटू n2 इक्वल्स टू होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। ये बड़ा ही काम का फॉर्मूला है और कई बड़े बड़े क्वेश्चनों में, कई एग्जाम में, जब भी आप कभी कंपटीशन के एग्जाम दोगे उन सब में ये काम में आने वाला है। तो ये सूत्र काम में आएगा। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कोई 12 ले लिया और एक ले लिया है 8, तो इसका HCF हम पिछली क्लास में निकाल चुके हैं, कितना आया था? पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला 4 आया था। और इसका LCM आया था
पिछले वाली क्लास में निकाला हमने, पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला है 36 आएगा। तो इसको यहाँ से सिद्ध करके देख लेते हैं। तो 12 गुणा 8, दो संख्या है, इसको मान लेते हैं n1 और इसको मान लेते हैं n2। तो यहाँ से n1 गुणा n2 करोगे तो क्या आएगा, n1 गुणा n2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 96। यहाँ से 36 नहीं आएगा, इसका एलसीएम 36 नहीं आएगा, 24 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 24। पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं हमने कोई गड़बड़ की हो तो। देख लेना वहाँ पे अगर कोई गलती से मैंने एलसीएम 36 लिख दिया हो तो 24 आ जाएगा। एलसीएम निकाल सकते हो, इसका फैक्टराइजेशन करना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से 2 × 2 इसके पास भी है, 2 × 2 इसके पास भी है, तो ये एचसीएफ आ जाएगा 4। हमने डायरेक्टली लिख दिया 4। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए करते हैं, जो दोनों के पास है वो तो लेते ही हैं, जो एक्स्ट्रा है वो भी ले लेते हैं। 2 × 2 4 तो आएंगे, 3 इसके पास भी था और 2 इसके पास भी था, तो ये 6 और आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 6 और आ जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 × 96 आ गया। ये तो दो संख्याओं का आ गया। अब गुणा करते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ को गुणा करोगे 4 तो आ गया, 24 तो हो गया हमारा एलसीएम और 4 हो जाएगा एचसीएफ। तो 24 को क्या आ गया 96। तो यहाँ से सिद्ध हो गया है कि n1 × n2 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसी विधि से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने 96 के गुणनखंड क्या लिखे थे, 96 के गुणनखंड लिखे थे 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार तो 2 लिखा था और 1 बार 3 लिखा था, 2 2 4 5। और 404 के क्या लिखे थे, 2 बार तो 2 लिखे थे और 1 बार 101 लिखा था। अब हमने इसका क्या निकाल लिया था, हमने इसका निकाल लिया था 101। हमने इसका क्या निकाल लिया था, एचसीएफ निकाल लिया था। तो क्या हो गया, एचसीएफ इसका क्या आया था 4। और वही फॉर्मूला हमको लगाना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे, इसको दे देते हैं n1 नाम, n1 = इसको देते हैं n2, नंबर 1 और नंबर 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया, n1 गुणा n2 बटा HCF, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, n1 गुणा n2 बराबर HCF गुणा LCM। तो हमको एलसीएम निकालना है, तो ये क्या चला जाएगा, इसके बटा में चला जाएगा, इसके बटा में जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू पुट करोगे तो एलसीएम 96 गुणा 404 बटा कितना आ जाएगा 4।
अब इस 4 से काट दीजिए इसको कितनी बार, 101 बार। तो 96 गुणा 101। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 96 एक बार गुणा होगा और फिर 96, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस विधि से तुम एलसीएम निकाल सकते हो। आई होप दोस्तों ये विधि भी आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे आगे तीन संख्या आ जाए या दो संख्या आ जाए, उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। संख्याएं कितनी भी आ जाए उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसे यहाँ पे 6 है, अब 6 को तुम कैसे लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हैं हम, आपको सॉल्यूशन एज इट इज ऐसे कैसे करना है। 6 को लिख दिया, गुणनखंड विधि से हल किया, 2 आ जाएगा भाग 3 बार और 3 का चल जाएगा 1 बार। 72 को क्या लिख दिया, 72 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का जाएगा भाग 36 बार, फिर 2 का चला जाएगा 18 बार, फिर 2 का चला जाएगा 9 बार, फिर 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। यदि आपको इसका डायरेक्टली ही गुणनखंड आते हो इस तरह के, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यदि किसी को नहीं आते हो तो इस तरह से वो फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर सकता है 120, क्योंकि सोल्व तो करना ही पड़ेगा। या तो किसी को डायरेक्टली आता हो तो वो इससे कर सकता है, नहीं आता हो तो फिर इस तरह से कर सकता है। 60 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 30 बार, फिर 2 का जाएगा 15 बार, फिर 3 का चला जाएगा 5 बार, फिर 5 का चला जाएगा 1 बार। तो यहाँ से दी गई संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 3। इसी तरह लिख सकते हैं हम 72 को किस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा, कितनी बार आ रहे हैं 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और इसी तरह से 120 को लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 120 को लिख दिया है, कितनी बार आ रहे, 3 बार तो 2 आ रहे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 आ रहा 1 बार और 5 आ रहा 1 बार। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF निकालने की विधि वही थी, जो तीनों में कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास है, तीनों में है, तो 1 2 आ गया। देखो मैं आपको निकाल के चित्र लाइनिंग करके दिखा देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह से आप झुंड बना लीजिए, पेड़ बना लीजिए, इस तरह से जोड़ा बना लीजिए। तो एक जोड़ा तो ये आ गया। देखो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो एक जोड़ा 3 का ये बन जाएगा। गुणा 3 आ गया। अब देखो कोई जोड़ा नहीं बच रहा है, क्योंकि 2 इसके पास भी है, इसके पास नहीं है, क्योंकि एक का वो खत्म हो गया, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, HCF तो आ जाएगा 6। अब निकालते हैं LCM। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों के पास है वो तो लेंगे, तो एक जोड़ा तो ये आ गया, 3 इसके पास भी था, इसके पास भी था, ये भी ले लिया। अब बात आती है जो तीनों के पास थे वो तो ले लिए कॉमन, अब जो अलग अलग है वो भी ले लेंगे। ये 2 इसके पास है, इसके पास भी है, तो ये ले लिया। ये वाला 2 इसके पास था, इसके पास था, ये वाला 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, ऊपर वाले के पास नहीं है, तो क्या हुआ, इसके पास तो है, ये भी ले लिया। ये 3 इसके पास है, ये भी ले लिया। ये 5 इसके पास भी है, तो भी ले लिया। गुणा करके, तो यहाँ पे लिखने में नहीं आ रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ, इंटू 5। तो सारी की सारी ऐसी कोई संख्या बची नहीं है जो किसी के पास रह चुकी हो। तो यहाँ से मैं इसको आगे करके सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे LCM बराबर कितनी बार हो गया, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 72
और 72 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से 2, 7 पंजे 35 और 2 37। तो ये आ जाएगा इसका LCM। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है, इसमें फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड बनाना है और उसके बाद में जो तीनों में कॉमन है वो चीज़ हो जाएगी हमारी HCF, और इसके अलावा जो जिसमें भी इंडिविजुअल आ रहा हो, अकेला हो, वो भी ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा LCM। अब आती प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे सोल्व। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं फटाफट। तो गोली की तरह यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चनों को हम फटाफट सोल्व करेंगे। देखो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है। 140 को मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो 140 को क्या लिख देंगे, मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। 140 के बना लीजिए आप अभाज्य गुणनखंड, वही विधि है सोल्व करने की। 2 का हो जाएगा भाग, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 0 बच जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, फिर चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 7 बच जाएंगे, 7 का कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। तो ये क्वेश्चन 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ से देख सकते हो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो 140 को किसके रूप में लिख दिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो 156 को किस तरह से लिखेंगे, 2 का जाएगा भाग, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, आप 2 का जाएगा कि सम संख्या के पीछे लास्ट डिजिट सम संख्या नहीं है, तो 2 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 3 का जाएगा, क्योंकि दोनों का अंकों को जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, 4 3 12, तो 3 का भाग जाएगा, 13 3 39। अब इसमें 13 में किसका जाएगा, 13 में 13 का ही जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ से देखो 156 को क्या लिख दिया, 156 को लिख दिया मैंने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 13। तो ये क्या हो गया, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। दो की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये अभाज्य गुणनखंड 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब आ जाता है यहाँ से 38 25। 38 25 को किस तरह से सॉल्व करोगे, 2 का आ जाएगा, 5 का जाएगा भाग, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, 5, 7 पंजे 35, बचे 3, 6 पंजे 30 और 5 25, फिर 5 का चला जाएगा। बड़ी संख्या को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि उसका जो हल है, सॉल्यूशन है, बहुत छोटा होने लगे। 5 जगह 5 बचे 2, 5 25, 5 रुपये 1, बचे 3। अब चला जाएगा 3 का, 5 3 15, फिर वापस 3 का, ये चला जाएगा 17, और फिर 17 में चला जाएगा 17 का, क्योंकि 17 क्या है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ से 3 8 2 5 को किस रूप में लिख दिया, 5 गुणा 5 इंटू 3 गुणा 3 गुणा 17। अब इस संख्या को जमा लेते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या आगे लिख देते हैं। तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 आ रहा है 2 बार, फिर 5 के घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 में कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 17। तो ये 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिए, और हम बाकी के बचे हुए 2 को सोल्व कराते हैं।
हम निकालते हैं 500 5005 का। 5005 का निकालेंगे तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, पहले जाएगा 5 का भाग, 1 0 0 1। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, क्या किस संख्या का भाग जाएगा यहाँ पे आगे, किसी संख्या का भाग जा सकता है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएगा। देखो 7 का भाग लगा के देख लो, 7 का जा रहा है क्या, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौको 28 और 7 3 21, चला गया 143। 143 में तो 11 का भाग भी चला जाता है, 11 एकम 11 और 11 3 33, और फिर चला जाएगा 13 का। तो यहाँ से 500, 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। इसी तरह लिख सकते हैं 7429 को, 7429 को अभाज्य गुणनफल करेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखो इसमें जाएगा 17 का भाग, 17 का भाग जाएगा, तो 17 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 17 में तो 4 बार, 17 चौको 68, बचे 6, 62 हो गए, 17 3 51, 17 3 51, 17 चौको 68, या बचे 6 बचे, 17 3 51, 11 बच के, तो 7 बार चल जाएगा, 119 हो गया। अब चला जाएगा इसमें 19 का भाग, 19 का भाग जाएगा तो कितना बच जाएगा, 19 दूनी 38 हो गया, बचा 5, 19 3 57, चला जाएगा 23 का। तो यहाँ से दोस्तों 7429 इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ये हम कर चुके हैं यहाँ से सबके सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, दो पूर्णांकों के युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके बराबर होता है। ये कंसेप्ट हम पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 26 और 51 को हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो n1 बराबर क्या हो गया 26 और n2 बराबर हो गया है 91। पहले देख लेते पेज खाली है कि नहीं है, 2-3 पेज खाली है, तो इसको अलग अलग पेज पे करेंगे। अब देखो 26 को क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा भाग 13, 13 का 13 में 1 बार, फिर आ गया था 91, 91 में कितनी बार जाएगा, 91 में कितनी बार जाएगा
13 7 93 होता है ना, 7 का चला जाएगा 13 बार, फिर 13 का एक बार, तो 26 को क्या लिख दिया, 26 को लिख दिया भाई 2 गुणा 13, और 91 को क्या लिख दिया, 91 को लिख दिया 7 गुणा 13। इनके जो HCF आ जाएगा, HCF, HCF क्या आया है 13, और LCM क्या आया है, LCM आया है 2 ऊपर वाले के पास है, 7 नीचे वाले के पास है, और 13 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 13 7 91, 91 दूनी 182। अब हम लगा देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल n1 इंटू n2 इक्वल्स टू HCF गुणा LCM, ये निकालते हैं। तो देखो यहाँ से n1 इंटू n2 करोगे तो क्या हो जाएगा 26 गुणा 91 इक्वल्स टू 13 गुणा LCM की वैल्यू कितनी आई है 182। जब आप इनको सोल्व करोगे या इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2366, और इसको जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2366। ये आप सोल्व करके देख लीजिए। तो यहाँ से ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, यहाँ से लिख दीजिए हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो ये हमको निकालना था। आप इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, 26 गुणा 91 वही उसी तरह 91 गुणा 26 करके कर लीजिए, 6 9 छक्का 54, 2 9 दूनी 18, यहाँ से जाएगा 6 6 8 और 5 13, और इसी तरह 13 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये समझ आ गया होगा समझ में। अब 510 और 92 का करते हैं। देखो यहाँ से 510, हमें एक संख्या है 510, n1 इक्वल्स टू कितनी है 510 है, n2 बराबर कितनी है 92। तो 510 को गुणनखंड विधि से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का जाएगा भाग, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, फिर जाएगा 5 का भाग, 5 का जाएगा तो 55 25 5, फिर चला जाएगा 3 का 17 बार, फिर 17 का एक बार। इसी तरह यहाँ से निकाल लो 92 का, 92 का कैसे जाएगा भाग 2 बार, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, फिर 2 का चला जाएगा 4 दूनी 8 3 दूनी 6, और 43 का 43 ही रहेगा, क्योंकि 43 का कोई सॉरी यहाँ से चला जाएगा 2 3 का 2 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 510, n1 इक्वल्स टू 510 को लिख दिया हमने 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, और n2 बराबर 92 को 92 को क्या लिख दिया 2 गुणा 23। तो यहाँ से HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, देखो जो दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक 2 ले लिया, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है, तो HCF तो आ जाएगा ये। और LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा जो दोनों के पास था और जो दोनों के पास नहीं है। 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर है, और फिर 2 ऊपर 2 नीचे है ऊपर नहीं है, 23।
तो इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा। इन सबको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 23,460। अब हमें सिद्ध करना है कि n1 इंटू n2 इक्वल्स टू n1 इंटू n2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, HCF इंटू LCM के बराबर होनी चाहिए। तो n1 इंटू n2 कितना है, तो 510 गुणा 92 बराबर LCM की वैल्यू आई है हमारे पास, HCF की तो आई है 2 और LCM की आई है 23,460। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, देखो सिंपली यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 6 दूनी 12, 5 को 1, 4 दूनी 8, 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको रफ में कर लीजिए, 510 को 92 से मल्टीप्लाई, तो 0, 2 और 10, एक अंक छोड़ दीजिए, 0, 9 और 45। देखो जोड़ दीजिए, तो जोड़ के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीधा, 0 बच जाएगा, 2 बचेगा, 9 बचेगा, 6 और 4। तो यहाँ से दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम। ये क्वेश्चन यहाँ से सिद्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या था, 336 और 54 का हमें ज्ञात करना है। तो 336 और 54, तो यहाँ पे n1 बराबर क्या मान लेते हैं, 336 और n2 बराबर मान लेते हैं 54। सिंपली हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। 336 का अभाज्य गुणनखंड, देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट सम संख्या है इसलिए 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 का चला जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब चला जाएगा 3 का, 7 21 और 7 का 7 में एक बार चला जाएगा। इस तरह 54 का निकाल लेते हैं। 54 का निकालेंगे तो 54 में देखो लास्ट डिजिट सम संख्या है इसलिए 2 का जाएगा, 27 दूनी 54, अब 3 का चला जाएगा, 9 या 27, फिर वापस 3 का, 3 3 9 और फिर 3 का 1। तो इस संख्या को हम क्या लिख देंगे, 336 को 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 3 4 बार, 2 की घात 4 लगा दो, 2 की घात 4 बार, 3 और गुणा 7। इसी तरह हम 54 को क्या लिख देंगे, 54 को लिख देंगे 2 और 3 कितनी बार आ रहा है, और 3 इसके घात लगा दो 3 की, 3 आ रहा है 3 बार। हम निकालना है इसको HCF। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 2 एक बार है लेकिन ऊपर 2 कितनी बार है, 4 बार, क्योंकि 2 की घात कितनी लगा रखी, 4 बार। तो वही लेंगे जो कॉमन है, तो एक ही बार आएगा कॉमन, ऊपर 3 एक बार है लेकिन नीचे 3 कितनी बार है, 3 बार, तो एक ही बार लेंगे। तो यहाँ से आ गया 6, तो इसका HCF। और LCM कितनी बार आ जाएगा, LCM आ जाएगा, देखो 2 ऊपर 4 बार है, नीचे 2 एक ही बार है,
तो जो सबसे अधिकतम बार होगा वो ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 4। इसी तरह 3 नीचे, 3 बार है, ऊपर 1 बार है, तो जो अधिकतम बार होगा वो ले लेंगे 3 बार। और 7 नीचे है, नहीं है, ऊपर है, तो यहाँ पे 7 भी ले लेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 16। 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 27, और गुणा 7। इन सबको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 आ जाएगा। ये आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब हमको निकालना है N1 इंटू N2 बराबर HCF गुणा LCF। N1 की वैल्यू क्या दे रखी है, N1 की वैल्यू दे रखी है 336 गुणा 54। HCF की वैल्यू कितनी है, 6 है, और LCM की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3024। जब दोनों को इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18144, और इधर भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौको 24 हासिल कर 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल कर 1, और 6 3 18। तो LHS राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ से ये सिद्ध हो चुका है। ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा था संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है, अंतर केवल 3 संख्याओं का है। अब तक हम 2 संख्या करते आ रहे थे, अब यहाँ पे 3 संख्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें पहला दे देते हैं, देखो 12 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 12 को अभाज्य गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 12 के अब तक हम अभाज्य गुणनफल कर चुके हैं। इसी तरह 15 के अभाज्य गुणनफल क्या होंगे, 15 के अभाज्य गुणनफल होंगे, पहले 3 का भाग जाएगा, यानी 15 को हम 3 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7। तो यहाँ से हमारा HCF आएगा, वो क्या आ जाएगा इन सबको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखने पर। तो यहाँ पे लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर। तो HCF वही होगा जो तीनों में कॉमन होगा। देखो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 3 आ जाएगा। लेकिन 3 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों के पास हो। LCM, LCM अब तक हम सीख चुके होंगे कि LCM निकाल कैसे रहे हैं। जो तीनों के पास है वो तो लेंगे ही है, और जो अलग अलग के पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो 2 गुणा 2 ऊपर से 5 बीच वाले के पास है, और 7 है। तो इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 इंटू 7 करोगे तो आ जाएगा 420। 60 इंटू 60 करोगे तो आ जाएगा 420। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो चुका है। इसी तरह 17 23 29 का कर लोगे, 8 9 25 का आप कर सकते हो। मैं क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करा देता हूँ एक और। क्वेश्चन नंबर 2 17 को कैसे लिखोगे, 17 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 1 इंटू 17 हो जाएगा। 23 का होगा वो 1 इंटू 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 29 वो भी 1 इंटू
29 हो जाएगी। अब इनके HCF है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, कॉमन गुणनखंड 1 ही है। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इन सबको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 11,339, 11,339, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी हम यहीं पे कर लेते हैं। चलो 8 को कैसे लिखोगे, 8 को लिख दोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया 8। 9 को कैसे लिख दोगे, 9 को लिख दोगे भाई 3 गुणा 3। 25 को कैसे लिख दोगे, 25 को लिख दोगे 5 गुणा 5। कोई कॉमन है क्या, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 1 आ जाएगा उसका HCF। और LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, देखो ऊपर और नीचे कोई भी कॉमन नहीं है, तो LCM भी क्या आ जाएगा इसका, LCM आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। सबको तो मल्टीप्लाई कर दो, सबको तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1800। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, HCF इनका दे रखा है और LCM दे रखा है इन दोनों संख्याओं का। हमें इस संख्या का LCM निकालना है। तो देखो दोस्तों, हम तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था कि संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका HCF गुणा LCM होगा। हमने एक सूत्र पढ़ा था, मैंने एक सूत्र लिखा था कि संख्या N1 गुणा N2 बराबर LCM गुणा HCF। वही सूत्र इसमें काम में आने वाला है। तो उसी सूत्र से इसी सूत्र से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन को HCF दे रखा है, संख्या दे रखी है, N1 N2 दे रखा है, निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो निकाल सकते हैं। LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा N1 गुणा N2 बटा HCF। N1 N2 N2 की वैल्यू रख दीजिए। N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 306, और N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 657। और यहाँ पे भाग लगा दीजिए नो का। कितनी बार भाग चला जाएगा, इससे काट दीजिए। 9 3 27, 9 4 36। तो ये मल्टीप्लाई कर लो भाई, 34 गुणा 657। अब इसको तो मल्टीप्लाई करना अपने हाथ से, और मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 22,338, 22,338। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन था और यूं ही चुटकियों में हल हो जाएगा यदि आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा है तो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, और लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम अभी पूरा कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट 2 प्रश्नावली पूरी समाप्त हो जाए। जांच कीजिए कि संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 स्क्वायर n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ये जांच करना है कि क्या कोई भी प्राकृत संख्या n कोई प्राकृत संख्या है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 और इसकी घात लगा दो n।
जब कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, अगर कोई भी प्राकृत संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड क्या होगा। जब कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। उसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 5 की पावर n, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 2 गुणा 5 जीरो जीरो आएगा, क्योंकि इसमें तो जीरो आ ही नहीं रहा है, लास्ट डिजिट जीरो आ ही नहीं रही है, इसमें तो 2 गुणा 5 जीरो आ जाएगा। यदि किसी भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होगी उसका गुणनखंड इस रूप का होगा, और कोई भी अभाज्य इस संख्या 6n का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का है, तो दोनों में कोई मैच हो रहा है क्या। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 6n का n है वो जीरो पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या कीजिए कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। अब इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। माना ऊपर की संख्या को मान लेते हैं, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं। माना n1 मानते आ रहे हैं तो n1 से कर लेते हैं। माना n1 बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है। इस संख्या को होल करते हैं तो यहाँ से इन दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा, 7 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, प्लस इसके पास भी 1 बच जाएगा। 77 इंटू 78 हो गया। तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि उस संख्या में या तो एक का भाग जाता हो या स्वयं का जाता हो। अब आप देख सकते हो कि n1 पूरी संख्या में 13 का भी भाग जाएगा, 78 का भी भाग चला जाएगा, तो क्या ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः n1 एक भाज्य संख्या है। इसी तरह हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं n2 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखो यहाँ से दोनों से 5 कॉमन आ जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 बच गया, गुणा 3 बच गया, गुणा 2 बच गया और प्लस 1 बच गया, क्योंकि 5 आएगा कॉमन। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, 7 छक 20, 4 3 12 दूनी 24 और प्लस 1 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 दूनी 48, हासिल का 4 और 24 चौके 96, 96 और 4 100 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1009। तो इस पूरी संख्या में n2 में 5 का भी भाग जाएगा और 1009 का भी भाग जाएगा। तो क्या ये
अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या की परिभाषा यहाँ पे लागू ही नहीं हो रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n2, अतः n2 भाज्य संख्या है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस पथ का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने से बाद वो पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। बड़ा गजब का सवाल है। दोनों एक ही दिशा में चक्कर काट रहे हैं। अब आपको यह अनुमान लगाना है कि दोनों एक ही स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो बड़ा रोचक सा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, इस सवाल को करने के लिए एक ही कंसेप्ट है, क्योंकि अब तक हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है और ये क्वेश्चन इस चैप्टर में आया है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन में एमए से एलसीएम ही पूछा गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम महत्तम समापवर्त। कोई गोलाकार राउंड है। अब यहाँ से स्टार्ट किए उन्होंने, इनकी प्रतियोगिता यहाँ से स्टार्ट हुई है और दोनों यहाँ से एक ही दिशा में चक्कर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो सोनिया है और एक रवि है। रवि लगा रहा है, सोनिया लगा रही है, रवि लगा रहा है 12 मिनट में और सोनिया लगा रही है 18 मिनट में। तो वापस इसी स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें कुछ नहीं निकालना है। सोनिया एक चक्कर लगाती है। सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। दूसरा आ जाएगा रवि एक चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है। रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में। तो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा किसका, 18 और 12 का। तो भाई 18 को क्या लिख देंगे, 18 को लिख देंगे 3 गुणा 18 के अभाज्य गुणनखंड और 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 2। अब इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो 3 दोनों में कॉमन है, एक 3 ऊपर वाले के पास एक्स्ट्रा है और नीचे वाले के पास 2 एक्स्ट्रा है। 3 3 9 2 18 18 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद वो पुनः मिलेगी। अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये चैप्टर आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।